नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8। टॉपिक हमारा है अंडरस्टैंडिंग लॉज, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, write in your own words what you understand by the term the rule of law. In your response include a fictitious or real example of a violation of the rule of law. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, इसे आपको अपने वर्ड्स में लिखना है कि आप इससे क्या समझते हैं इस टर्म से। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इसका एक एग्जाम्पल देना है, वो चाहे रियल हो या फिक्टिशियस हो, काल्पनिक हो, आप अपने से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर हम देखें तो रूल ऑफ लॉ जो है, कानून जो है, वो सभी के लिए बराबर है और लॉ के सामने सभी पर्सन, सभी सिटीजन जो हैं वो इक्वल माने गए हैं। चाहे कोई किसी भी रीजन से आ रहा है, कोई रिलीजन से आ रहा है, कास्ट, क्रीड, जेंडर, कहीं से भी कोई आता हो, सभी के लिए कानून जो होंगे वो बराबर होंगे। चाहे कोई बहुत ऊंची पोस्ट पर काम कर रहा हो या फिर कोई नीची पोस्ट पर काम कर रहा हो, सभी के लिए, अपर पोस्ट, लोअर पोस्ट, सभी के लिए जो लॉ होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं रूल ऑफ लॉ। दिस इज इंडिपेंडेंट इंडिया, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ इन द कंट्री इज इक्वल फॉर ऑल सिटीजन। ठीक है, law does not discriminate on the basis of caste, religion, etc. on any law violation, be it low level person or high level. Law is the same for both. ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोई भी क्राइम है तो चाहे कोई किसी भी कास्ट से आ रहा है, रिलीजन, जेंडर या किसी भी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, पर्सन हो, सभी के लिए लॉ जो होंगे वो बराबर होंगे। यानी कि सेम क्राइम के लिए दोनों को ही सेम तरीके से पनिश किया जाएगा। ठीक है, हम क्राइम से भी ले सकते हैं, करप्शन से भी ले सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ट्रैफिक रूल्स जो भी तोड़ेगा, जैसे कि चाहे कोई अपर पोस्ट पे काम कर रहा हो या फिर लोअर पोस्ट पे काम कर रहा हो, अगर कार में बैठे हैं तो सीट बेल्ट जो है वो सबके पास होना चाहिए। एनवायरमेंट सर्टिफिकेट, लाइसेंस, हेलमेट बाइक पे है तो मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो सभी के लिए होनी चाहिए। जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेगा तो सेम तरीके से उसे पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका रूल ऑफ लॉ कि वो सबके लिए बराबर है, कोई किसी भी पोस्ट से आ रहा है, जेंडर, रिलीजन कहीं से भी आ रहा है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, स्टेट 2 रीजंस व्हाई हिस्टोरियंस रिफ्यूट द claim that the British introduced the rule of law in India. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको टू रीजन देने हैं किसके, कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने इंडिया में रूल ऑफ लॉ से इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक, इसका जो हिस्टोरियन है वो इसका खंडन क्यों करते हैं, वो इसे रिफ्यूट क्यों करते हैं। ठीक है, इसके 2 रीजंस आपको देने हैं। तो सबसे पहली बात कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रूल ऑफ लॉ से इंडियंस को इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, बल्कि जबरदस्ती इम्पोज किया था। अपने मनमाने तरीके से इंडियंस पे उन्होंने रूल ऑफ लॉ जो थे वो इम्पोज किए थे, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए उनके हित के लिए थे, उनके फायदे के लिए थे, लेकिन वहीं पर इंडियंस जो थे उनके लिए वो नुकसानदेह थे, क्योंकि जबरदस्ती उन पे चीजें थोपी गई थी। जैसे खेतों में काम कर रहे हैं उसके लिए रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करना ब्रिटिशर्स के द्वारा, या फिर कह सकते हैं कि जंगलों में नहीं जाने दे रहे थे, ट्राइबल्स वगैरह जो वहां रहते थे उनके लिए पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। ठीक है, इसी तरह के कानून जो थे वो अपने हिसाब से लाते थे, अपने फायदे के लिए लाते थे। तो रूल्स ऑफ लॉ से उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करा था, बल्कि जबरदस्ती इंपोज किया था। द ब्रिटिश डिड नॉट स्टार्ट द रूल ऑफ लॉ बट इम्पोज इट आर्बिट्रेरली ऑन द इंडियंस। जैसे कि अगर हम देखें तो 1870 में उन्होंने एक एक्ट लाया था। 1870 में एक एक्ट लाया था। एक्ट था क्या? ट्रेजन एक्ट। ठीक है, ट्रेजन एक्ट उन्होंने 1870 में लाया था, यानी कि राष्ट्रद्रोह। ठीक है, राष्ट्रद्रोह के लिए। तो राष्ट्रद्रोह क्या था? इंडियंस का यही कंट्री थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे जबरदस्ती उन पे अपनी चीजें जो थे इम्पोज कर रहे थे। तो ये एक्ट इसीलिए लाया गया था कि अगर कोई भी उनका विरोध करता है, ठीक है, कोई भी उनका विरोध करता है, उनके अगेंस्ट जाता है, तो उसे बिना मुकदमा चलाए, ठीक है, बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह का लॉ जो था वो लाया गया। तो क्या था? ये जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपा गया था। अगर उनकी गलत नीतियां थी ब्रिटिशर्स की तो वो उनके अगेंस्ट लोग
आवाज़ उठा सकते थे, उनके अगेंस्ट जा सकते थे, लेकिन इसीलिए एक्ट लाया गया था कि बिना मुकदमा चलाए उनको जेल में डाल दिया जाएगा। इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन ब्रिटिश इंडिया। सेकंड ये है कि इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने इसके डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प किया। उन्होंने जो चीज़ें गलत चल रही थी, जो गलत रूल्स थे, जो गलत नीतियाँ चल रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इसके डेवलपमेंट में जो मेन रोल प्ले किया वो किसने किया? इंडियन नेशनलिस्ट ने। इन्होंने काफ़ी पहले से जो चीज़ें गलत चल रही थी उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, रीड द स्टोरी बोर्ड ऑन हाउ अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस गॉट पास्ड। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द डिफरेंट वेज इन विच विमेन्स ग्रुप वर्क टू मेक दिस हैपन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टोरी बोर्ड आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको उसे फिर से पढ़ना है और फिर बताना है न्यू डोमेस्टिक लॉ, जो डोमेस्टिक वायलेंस लॉ था वो किस तरह से बना। साथ ही साथ डिफरेंट वेज बताने हैं, विमेन्स के कौन से ग्रुप थे जिन्होंने इसमें हेल्प की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी बोर्ड की कहानी जो है वो स्टार्ट होती है आपकी 1990 से, जहां पर लोग जो है आपस में बात कर रहे होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कि कहीं किसी का हस्बैंड जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस उसकी वो कर रहा है, कहीं पर बेटे बहू की वजह से हो रहा है, बट तब तक कोई कानून जो था वो नहीं बना था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो थी वो लोगों में थी। लोग तरह तरह से लोगों से मिलके अपनी बातें जो थी वो शेयर करते थे। लॉयर्स तक भी ये बातें पहुंची, जिसकी वजह से लॉयर्स की जो ग्रुप्स थे, स्टूडेंट जो लॉ स्टूडेंट्स थे, इन सभी ने मिलकर लोगों से बातें कर कर कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ऐसी बातें करते हुए उन्होंने एक नया बिल जो था वो बनाया डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। ठीक, इन 1999 लॉयर्स कलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट एंड एक्टिविस्ट, आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशन टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, बिल, उन्होंने बिल जो था वो रेडी किया। दिस ड्राफ्ट बिल वाज वाइडली सर्कुलेटेड, और उसे सर्कुलेटेड किया। ठीक है, इन दिसंबर 2002 में स्टैंडिंग कमेटी ने सबमिट किया रिकमेंडेशन। ठीक है, अपने रिकमेंडेशंस जो थे वो राज्यसभा के आगे, और फिर आगे राज्यसभा से वो आगे लोकसभा में। कोई भी बिल होता है पहले राज्यसभा में जाता है, वहां से लोकसभा में जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा तक गया, फिर वहां से लोकसभा तक वो बिल जो था वो वहां पहुंचा, और वहां से बिल जो था वो पास भी किया गया। बिल था 2002 में दिसंबर में, वो वहां पर पास भी किया गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि क्या हुई कि जिसकी वजह से बिल जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया विमेंस ने, कि ये इस बिल में कुछ कमियां हैं। ठीक है, तो सेवरल विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के आगे उन्होंने अपने बहुत सारे सुझाव रखे, जिसकी वजह से बहुत सारे सुझाव जो उनके थे, सजेशंस जो थे वो मान भी लिए गए। विमेंस ने कैसे सुझाव दिए? जैसे कि अगर सेपरेशन हो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस है, केस चलता है, फिर सेपरेशन होता है, तो वहां पर जो चाइल्ड है वो किसके साथ रहेगा। इसी तरह की बहुत सारी कमियां जो थी या सजेशन जो थे वो उनको समझ में आए और उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के आगे रखे, जिसकी वजह से द कमेटीज रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द विमेंस ग्रुप। विमेंस ग्रुप के बहुत सारी डिमांड्स जो थी वो वहां पर मान ली गई। और फाइनली अ न्यू बिल वाज रीइंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2005। 2002 में आया था, जिसे कि क्या रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर 2005 में नया बिल जो था फाइनली वो लाया गया, वहां पर लाया गया, लेकिन वो पास 2006 में हुआ था, आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो बिल जो था वो पहले राज्यसभा फिर लोकसभा दोनों जगह पहुंचा, वहां से फिर वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, प्रेसिडेंट ने उस बिल को मंजूरी दी, और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस का जो बिल था वो डोमेस्टिक वायलेंस लॉ बिल जो था वो आया 2006 में। ठीक है, to the president for his assent, the Protection of Women from the Domestic Violence Act came into effect in 2006। तो इस तरह से नया बिल जो था वो लाया गया। आपको समझ में आ गया होगा, 2002 का बिल जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया, कुछ कमियां थी, कुछ सजेशन जो थे वो दिए गए, ऐड किया गया, उसे मान लिया गया। उसके बाद 2006 में नया बिल लाया गया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन पेज 44-45। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेज नंबर 44-45 पर कोई सेंटेंस दिया है, आपको उसे पढ़ना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। क्या है सेंटेंस? दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे
टू द लॉ इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने फाइटिंग संघर्ष जो था वो शुरू किया, और वो इस तरीके का लॉ चाहते थे जहां पर इक्वलिटी हो, न कि इस तरीके का जो कि फोर्सफुली मनवाया जाए, ऐसा रूल वो नहीं चाहते थे। रूल्स वो इस तरीके का चाहते थे जो कि बेस हो, जिसका बेस हो क्या, आइडियाज ऑफ जस्टिस, जो कि न्याय के विचार पर आधारित हो, ऐसा रूल वो चाहते थे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो क्या करते थे, जबरदस्ती अपने लॉ जो थे वो इंडियंस पे उन्होंने इम्पोज किए थे। इसी के लिए नेशनलिस्ट जो थे अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया था। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि इसे आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, द लॉ इम्प्लीमेंटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया वर कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी एंड इम्पोज्ड आर्बिट्रेटली। ठीक है, जबरदस्ती मनवाने के लिए इम्पोज किया गया था। ठीक है, The nationalists started a struggle to get their points accepted. It was a struggle for equality as the nationalists wanted law that were equal for Indians and British. ठीक है, तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया, अपनी बातों को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया, और इस तरीके का वो लॉ चाहते थे जो कि इक्वल हो, किसके लिए, ब्रिटिशर्स भी यहाँ रहते थे, तो उनके और इंडियंस दोनों के लिए जो भी लॉ बनाया जाए दोनों के लिए इक्वल हो। ऐसा ना हो ना कि किसी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने वही काम किया और उनको छोड़ दिया जाए, और जो इंडियंस हैं उसके लिए उन्हें पनिश किया जाए। तो ऐसा लॉ वो चाहते थे जहां पर इक्वलिटी हो, दोनों के लिए वो बराबर हो। फॉर द नेशनलिस्ट द लॉज वर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एंड नॉट दोज विच शुड बी फॉलोड कंपल्सरी। ठीक है, तो वो ऐसा लॉ चाहते थे जो कि बेनिफिट हो, जिसमें कि लोगों का फायदा हो, यानी कि लॉ जो भी होते हैं वो हम सभी के देखिए फायदे के लिए होते हैं कि चीजें जो है वो सही तरीके से चले, दूसरे को नुकसान भी ना हो। तो लॉ इसी टाइप के हों जो कि बेनिफिशियली हो, सबके लिए फायदे वाले हो, ना कि ऐसे जिनको कि जबरदस्ती मानना पड़े या फिर जबरदस्ती मनवाना पड़े। इस तरीके के लॉ जो है वो ना हो, वो इस तरीके की चीजें चाहते थे। इंडियन नेशनलिस्ट फॉट फॉर देयर राइट्स एंड वांटेड a law that was equal for all based on idea of justice। तो नेशनलिस्ट जो थे वो इस तरीके के लॉ के लिए वो संघर्ष कर रहे थे जहां पर राइट्स जो है वो सभी के लिए इक्वल हो, और जिसका बेस क्या हो, बेस उसका हो आइडिया ऑफ जस्टिस, जो कि न्याय के विचार पर आधारित हो, यानी कि जहां पर सबके साथ जस्टिस हो, इक्वली सभी को राइट्स हो, इक्वली सभी के लिए लॉ जो हो वो बराबर हो, और सभी के लिए जो लॉ है, सभी के लिए जस्टिस जो है, लॉ जो इस तरीके से बनाया जाए कि सभी को उसमें जस्टिस जो है वो मिल सके, आइडिया ऑफ जस्टिस पे वो बेस हो। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।